साथियों 27 जुलाई सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक के नाम एक अत्यंत लंबा और महत्वपूर्ण गुप्त पत्र लिखा था, जिसमें ब्यौरेवार भारत के उन नरेशों और सरदारों के नाम दिए थे जिन्हें लोभ और रिश्वतें देकर सिंधिया के विरुद्ध फोड़ने की गवर्नर जनरल ने जनरल लेक को हिदायत की थी। साथियों, दौलत राव सिंधिया के विरुद्ध जिन भारतीय नरेशों के साथ मार्क्वेस वेलेस्ली ने गुप्त साजिशें शुरू की थी, उनमें सबसे ऊपर दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम का नाम था। अपने 27 जुलाई सन 1803 के पत्र में मार्क्वेस वेलेस्ली ने युद्ध के उद्देश्यों में से एक यह बताया था कि दिल्ली सम्राट की नाम मात्र की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया जाएगा। किंतु इस पत्र के साथ गवर्नर जनरल ने जनरल लेक के पास सम्राट शाह आलम के नाम एक दूसरा पत्र भेजा था, जिसमें उसने लिखा था कि सम्राट को पूरी तरह मालूम है कि ब्रिटिश सरकार के दिल में सम्राट और सम्राट के कुल की ओर सदैव किस तरह का नाम और भक्ति रही है। जिस समय से सम्राट ने दुर्भाग्यवश अपनी रक्षा का काम मराठों की सत्ता को सौंप दिया है, तब से अब तक सम्राट और सम्राट के उच्च कुल को जो हानि पहुंची है और जो अपमान सहने पड़े हैं, उन सबसे माननीय कंपनी को और भारत की ब्रिटिश सरकार को सदा दुख होता रहा है। और मुझे इस बात का गहरा रंज है कि अभी परिस्थिति ने इस बात का मौका नहीं दिया है कि अंग्रेज बीच में पड़कर अन्याय, अमानुषिकता और लूट खसोट के इस कष्टकार बंधन से सफलतापूर्वक सम्राट की रक्षा कर सकें। साथियों, यह याद रखना चाहिए कि स्वयं वारन हेस्टिंग्स ने धोखा देकर मुगल सम्राट को माधोजी सिंधिया के हवाले किया था और उस समय से अब तक सम्राट ने अपने साथ महाराजा सिंधिया के सुलूक की किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। सम्राट शाह आलम सानी की एक फारसी कविता आज दिन तक प्रसिद्ध है, जिसमें सम्राट ने अनेक दुखों का रोना रोते हुए दिल्ली के अनेक मुसलमान वजीरों और अमीरों के विश्वासघात की शिकायत की है। इसी कविता में सम्राट ने एक स्थान पर लिखा है कि माधोजी सिंधिया फरजंद जिगर बंदे मन, हसत मशरूफ लताफ़िए सितम गारिये माँ, जिसका हिंदी अनुवाद है कि माधोजी सिंधिया जो मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरा बेटा है, मेरे दुखों को दूर करने में लगा हुआ है। साथियों, इससे मालूम होता है कि दिल्ली सम्राट सिंधिया कुल के व्यवहार से कितना संतुष्ट था, परंतु मार्क्वेस वेलेस्ली का सारा पत्र छल और झूठ से भरा हुआ था। इस पत्र के संबंध में मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक को लिखा था कि सम्राट के नाम का मेरा पत्र जितना छिपाकर और सावधानी से हो सकता है, उतना छिपाकर और सावधानी से भेजा जाए। सैयद रज़ा खां बहुत दिनों से सम्राट के दरबार में रहता है और दौलत राव सिंधिया के यहाँ जो अंग्रेज रेजिडेंट रहता है, उसके एजेंट के तौर पर काम करता है। मैं समझता हूँ कि इस मौके पर उसका पूरा एतबार किया जा सकता है। पत्र के साथ सैयद रज़ा खां को आप इस तरह की हिदायतें कर दें जिस तरह की इस मौके के लिए आपको उचित मालूम हो। उस एजेंट को हिदायत कर दें कि दिल्ली में जिस कार्रवाई का भी उसे पता चले, उसकी ठीक ठीक और ऐन समय पर वह आपको इत्तला भेजता रहे। साथियों, सैयद रज़ा खां की मार्फत अनेक झूठे वादे इस समय अंग्रेज़ों ने शाह आलम से कर लिए थे। भोले शाह आलम से वादा किया गया था कि जो सत्ता मराठों ने उसके हाथों से छीन ली थी, वह अंग्रेज़ उसे फिर से दिलवा देंगे और वह एक बार फिर भारतीय साम्राज्य का कार्यकारी अधिराज बना दिया जाएगा। जिस तरह कुछ वर्ष पहले मार्क्वेस वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध मैसूर के प्राचीन राजकुलों के साथ साजिश की थी, उसी तरह अब उसने महाराजा सिंधिया के विरुद्ध दिल्ली सम्राट के साथ साजिश की थी। थोड़े दिन बाद गवर्नर जनरल की आज्ञा से 2 दिसंबर सन 1803 को जनरल लेक ने कंपनी की ओर से इन सब बातों का एक प्रतिज्ञा पत्र यानी तहरीरी इकरारनामा लिखाकर सम्राट शाह आलम की सेवा में पेश कर दिया था। सम्राट शाह आलम इन झूठी आशाओं के सहारे दौलत राव सिंधिया और मराठों से कटा रहा था। इस तरह मार्क्वेस वेलेस्ली का काम निकल गया था, किंतु मैसूर के राजकुल और सम्राट शाह आलम के भाग्य में अंतर यह रहा था कि जब मैसूर के राजकुल को टीपू के साथ विश्वासघात करने के बदले में अपने पैतृक राज की थोड़ी सी फांक किसी शर्त पर मिल गई थी, दिल्ली सम्राट को दौलत राव सिंधिया के साथ विश्वासघात करने के बदले में अंग्रेज़ों की ओर से भी केवल विश्वासघात ही प्राप्त हुआ था। साथियों, यह वही शाह आलम द्वितीय था जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार अंग्रेज कंपनी को प्रदान किए थे। कुछ वर्ष बाद जब इस तहरीरी इकरारनामे की शर्तों को पूरा कराने के लिए शाह आलम के उत्तराधिकारी सम्राट अकबर शाह ने राजा राम मोहन राय को वकील बनाकर और इकरारनामा देकर इंग्लिस्तान भेजा था,
तब वहाँ के शासकों ने उत्तर दिया था कि यह इकरारनामा कंपनी के कागज़ों में कहीं नहीं मिलता है। उस समय तक भारत के मुगल सम्राट की प्राय समस्त भूमि और उसके सदियों के अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथों में पहुंच चुके थे। इस विचित्र उत्तर को सुनकर पार्लियामेंट के सदस्य सल्वन रोज ने उठकर कहा था कि क्या यह शाह आलम का कसूर है कि इकरारनामा कंपनी के कागजों में नहीं मिलता। इस मामले में मुगल सम्राट के साथ गहरा विश्वासघात किया गया है। उसके बाद अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया के सामंतों के साथ भी साजिशें करनी शुरू कर दी थी। 28 जुलाई सन 1803 को एक सरकारी और गुप्त पत्र में मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक को मेरठ के निकट सरधना की प्रसिद्ध ज़ैबुन्निसा बेगम को अपनी ओर फोड़ने की हिदायत दी थी। ज़ैबुन्निसा बेगम, जो बेगम समरू के नाम से प्रसिद्ध हैं, सिंधिया की एक सामंत थी। उसने सरधना के आसपास एक खासी जागीर बना ली थी। मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक को लिखा था कि बेगम की जागीर ऐसे मौके पर है कि अच्छा यह होगा कि अंग्रेज सरकार की ओर से बेगम के साथ जो कुछ वादे और प्रतिज्ञाएं की जाएं, उनमें ऐसी शर्तें डाल दी जाएं जिनमें उसकी जागीर भर के अंदर कंपनी के कायदे कानून आसानी से जारी किए जा सकें। मेरी प्रार्थना है कि बेगम के साथ पत्र व्यवहार करने में आप इस लक्ष्य की ओर ध्यान रखिएगा। उसने आगे लिखा है कि बेगम से कहा जाए कि दौलत राव सिंधिया की सेना में इस समय बेगम की जो 4 पलटने हैं उन्हें वह वापस बुला लें और दोआब के जमींदारों और सरदारों पर जितना कुछ उनका प्रभाव है उससे उन पर जोर दें कि वे सब अपने आप को अंग्रेज सरकार के अधीन कर दें और अंग्रेजी सेना को हर तरह मदद देने में अपनी शक्ति लगा दें। साथियों, इस तरह अंग्रेज़ों ने बेगम समरू की मार्फत सिंधिया के उत्तरी ओर के सामंतों और जमींदारों को अपनी ओर मिलाने के लिए एक विस्तृत जाल फैला लिया था, जिसके सब फंदों को सुलझा सकना इस समय असंभव है। उसके बाद 30 जुलाई सन 1803 को मार्क्वेस वेलेस्ली ने जनरल लेक को एक और गुप्त पत्र लिखा था, जिसमें यह हिदायत दी गई थी कि दौलत राव सिंधिया के जिन सामंतों, मुख्य कर्मचारियों या और प्रजा के नाम अभी तक मैंने जो आपको लिखे हैं, उनके अलावा और जो सिंधिया के विरुद्ध भड़काए जा सकें उन्हें भड़काया जाए। न्याय और लोभ दोनों इसी में है कि हम सिंधिया की प्रजा और उसके कर्मचारियों के असंतोष और विद्रोह से जितना लाभ उठा सकें उठाएं। जनरल लेक को अधिकार दिया गया था कि आप इन लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए जिस जिस तरह के वादे उनसे करना उचित समझें कर दें। गवर्नर जनरल ने लिखा था कि मेरा अंतिम इरादा यह है कि जमुना, गंगा और कुमायूं के पहाड़ों के बीच के देश में अंग्रेज सरकार का कानून जारी कर दिया जाए। इस पत्र में ही गवर्नर जनरल ने लेक को यह भी लिखा था कि सहारनपुर के पास की गुजर कौम को, जो उस समय सिंधिया की प्रजा थी, निहायत कामयाब तरीकों से खुश करके राजी किया जाए कि वे दोआब के अंदर सिंधिया की ताकत को उलटने में अंग्रेज सरकार के साथ मिल जाएं। साथियों, अभी तक युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था और अंग्रेज तथा मराठा नरेश कहने के लिए एक दूसरे के मित्र समझे जाते थे। अंग्रेज सिंधिया को मित्र कह रहे थे और साथ ही साथ उसके खिलाफ युद्ध की तैयारियां भी कर रहे थे। साथियों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने सिख सरकारों के साथ, रोहेला नवाब के साथ और भरतपुर के राजा को कैसे लोभ देकर सिंधिया के खिलाफ अपनी पृष्ठभूमि तैयार की थी। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।